नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज की 4 सबसे बड़ी खबरें आपको बता दें जो आज की सुर्खियां बनी हैं। सीएम गहलोत की वो चिट्ठी जो उन्होंने जल शक्ति मंत्री को लिखी है और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उठाई है। दूसरी बड़ी खबर जोर के झटके की। दरअसल बिजली विभाग ने बिजली दरों में 11% की बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 1 फरवरी से लागू भी हो गई हैं। और तीसरी बड़ी खबर सरकार की राजधानी को बेगर्स फ्री करने के मेगा प्लान की। और साथ ही बात पावड़ों का गोल्ड सिटी ने जोरदार स्वागत किया क्योंकि आज मरु महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। और सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर। मेरे वतन के लोगों कार्यक्रम हिंदुस्तान की चल रहा है, मतलब और बीडी कल्ला इस वक्त किन किन गीतों का स्मरण कर रहा हूं। बहुत ही टीवी स्क्रीन पर सुंदर गीत और आम जन की भाषा पर आज भी वो गीत जिंदा हैं। मैं अपनी ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज की इस प्रदीप नाइट में जो लोग बाहर से आए हैं कलाकार, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही अच्छे सुंदर गायक गायिकाएं हैं। उनके गीतों को अमर करने के लिए बहुत ही अच्छा मंडल ये काम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम से आप पूरा लाभ उठाएंगे और देशभक्ति पूर्ण गीतों को सुनकर अपने जीवन को उसी तरीके से बनाएंगे। आज देश में हमारे देश को कुछ अंदरूनी और बाह्य ताकतें भाषा, जाति, मजहब के नाम पर कमजोर करना चाहती हैं। मैं आप सब लोगों की इल्तिजा चाहता हूं कि इल्तिजाए है वतन की जान इशारों से उठो, ख्वाब गाहों की दिगा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूं सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। आज हमारे संविधान के प्रीएम्बल के साथ मजाक की जा रही है, कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम प्रदीप जी की रचनाओं को सुनेंगे तो हमें पंथ निरपेक्षता, हमारी कौमी एकता को हम मजबूत कर पाएंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जो संदेश दिया था अनेकता में एकता का, वो संदेश हम घर घर लेके जाएंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लेकर पुनश्च अविनाश जी पांडे साहब का, विवेक जी बंसल साहब का और हमारी मितुल प्रदीप जी बहन जी का और आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में पुनश्च अभिनंदन करता हूं और आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बहुत आवश्यक कार्य के कारण हॉस्पिटल में किसी एक्सीडेंट में हमारे एमएलए साहब हैं, उनका पूछने गए हैं। वो बहुत शीघ्र यहाँ आने वाले हैं। आप सब लोग जो हैं, इस कार्यक्रम को उन्हीं की आज्ञा से टाइम पर शुरू कर दिया गया है, वो हमारे बीच में आएंगे। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लगभग 37,247 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। सीएम ने अपने पत्र में लिखा कि ERCP से राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ 26 विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। बता दें, बीते वर्ष जून महीने में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह मामला उठाया था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने जल्द राजनीतिक नियुक्तियां होने की बात कही। पांडे ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, निकाय और पंचायत चुनाव के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता संगठन में अच्छा तालमेल है। सीएम डिप्टी सीएम से चर्चा कर जल्द बैठक बुलाएंगे। विशेष रूप से वही सांस्कृतिक विभाग का ये जो कार्यक्रम है उसमें आमंत्रित किया गया हूँ, तो मुझे खुशी है कि राष्ट्र कवि प्रदीप जी पे राजस्थान सरकार ये कार्यक्रम कर रही। कवि प्रदीप जी एक ऐसे कवि रहे हैं जो कि
अब उनके 105 वर्ष की जन्मदिन है, लेकिन उनके 1937 और 38 की लिखी हुई रचनाएं भी आज भी इतने वर्षों के बाद आज के जो वातावरण है देश का, उसके लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं। और हमें उसकी मूल भावना अगर हम समझें तो भारत देश, आत्मीयता, भाईचारा, उससे हमें बहुत नज़दीक ले जाती है और देश प्रेम के प्रति हमको प्रेरित करती है। तो मुझे खुशी है कि राजस्थान में यह कार्यक्रम हो रहा है और उनके विचार, उनकी लेखनी, उनके गीत। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं जनसुनवाई के दौरान कई फरियादी ऐसे भी पहुंचे जो सरकारी नौकरी में मनचाही जगह पोस्टिंग पाना चाहते हैं। उनका समय तय है, डेट तय है, वार तय है, उसमें वो 11 बजे से 2 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। और जन सुनवाई में जो भी कागज आते हैं, जो भी पत्र आते हैं, जो भी सुनवाई में बात आती है, उसको संबंधित विभाग के अधिकारियों से या तो फोन से चर्चा की जाती है या उनको पत्र लिखा जाता है। जहां तक आवश्यकता हो तो वो मंत्री जी को भी उस बात पे पत्र या फोन से बात की जाती है। आज मेरे पास करीब करीब अब तक 25 के आसपास, 20-25 के आसपास कागज आ गए होंगे। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो गांव की समस्या होती है, बिजली की, पानी की, स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, हमारे सब सेंटर के अंदर नर्स नहीं है। प्रदेश में 3 साल 5 महीने बाद बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। बिजली की दरों में लगभग 10-11% बढ़ोतरी हुई है। विद्युत विनियामक आयोग की ओर से नई टैरिफ को 1 फरवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। सरकार जिसका सालाना भार पर लगभग 2300 करोड़ आएगा। हालांकि बीपीएल आस्था कार्ड धारक विद्युत उपभोक्ताओं पर इसका भार नहीं आएगा। वहीं रात में बिजली लेने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 10 के बजाय 15% की छूट मिलेगी, जबकि घरेलू श्रेणी में 150 से 300 यूनिट बिजली लेने वालों पर 95 पैसे प्रति यूनिट का भार डाला गया है। बता दें, साल 2000 में बिजली कंपनियों की स्थापना हुई थी, जिसके बाद से अब तक 8 बार बिजली की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी से डिस्कॉम को हर महीने 400 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। आपको हम लोग बताना चाहेंगे, जैसे डिस्कॉम के जो प्रस्ताव थे उसको ध्यान में रखा है, लेकिन परंतु जो लोगों के जो सुझाव आए, जो कंज्यूमर के सुझाव आए, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। तो इसलिए लगभग करीब राज्य में 1,40,00,000 कंज्यूमर हैं और मैं बताना चाहूँगा करीब 70 लाख लोगों के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है। और उसमें ख़ास तौर से बीपीएल करीब 20 लाख हैं और जो स्मॉल डोमेस्टिक जिनका खपत करीब 50 यूनिट पे है, उनके ऊपर भी कोई भार नहीं आ रहा। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बिजली की बढ़ी हुई दर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पत्र के जन घोषणा पत्र के वायदे से फिर मुकरी और आज जो विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ में बढ़ोतरी की ऐलान किया है, वो इस बात को साबित करता है कि राजस्थान की सरकार ने तो किसानों की हितैषी है। 60 लाख उपभोक्ताओं पर टैरिफ को बढ़ाकर 11% लगभग बढ़ोतरी होगी। उस वायदे से निश्चित रूप से मुकरती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें यह कहा गया था कि 5 वर्ष में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। लेकिन सरकार जिस तरीके से कड़ाके की ठंड में पूरे मौसम में किसानों ने उसका मुकाबला किया, कई किसानों की ठंड से मौतें भी हुई और जो सब्सिडी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में किसानों को दी जाती थी, उस सब्सिडी को भी दाएं बाएं किया गया। सरकारी स्कूलों में गहलोत सरकार के ऑनलाइन अटेंडेंस फॉर्मूले से शहरी इलाके में टीचर्स की मनमौजी खत्म हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुस्ती टीचर्स के लिए परेशानी का सबब बन गई है। टीचर पर टाइम का कोड़ा, मनमौजी मास्टर जी पर लगाम। स्कूल में बंक करना बंद, लेकिन नेट की सुस्ती बनी टेंशन। टीचर चुस्त, नेट सुस्त। इसकी खोज किसने की गई थी? टाइम के पाबंद हो गए टीचर्स।
मास्टर साहब की मनमौजी खत्म हो गई। बहानेबाजी और बंक मारना मास्टर जी के लिए मुश्किल हो गया। स्कूल खुलने से पहले मास्टर जी हाजिर होने लगे हैं, हाजिरी का दम भरने लगे हैं, समय पर बच्चों को सबक पढ़ाने लगे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है गहलोत सरकार के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस फॉर्मूले से। 16 जनवरी से स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस लागू हुआ है और इसका असर भी दिखने लगा है। 90% टीचर्स की अटेंडेंस होने लगी है। ज्यादातर टीचर्स ऑनलाइन अटेंडेंस को बेहतर बता रहे हैं। अच्छी पहल है, नियमितता बढ़ेगी और पारदर्शिता ज़्यादा बढ़ेगी इससे। अच्छी पहल है और अच्छा रहेगा, इससे नियमितता ज़्यादा बढ़ेगी, रेगुलरिटी। सरकार की काफ़ी अच्छी योजना है क्योंकि इससे सभी टीचर्स टाइम पे आने लगेंगे। वैसे तो सभी टीचर टाइम पे ही आते हैं, फिर भी और गंभीरता से इस बात को लेते हुए आगे और समय पे आएंगे और जिससे कि शिक्षा को और गुणवत्ता मिल सके। सुस्त शिक्षकों को एक्टिव करने के लिए सरकार की पहल काबिले तारीफ है, लेकिन टाइम के इस फॉर्मूले में भी टेंशन है। शहरी इलाके के स्कूलों में टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गांव ढाणियों के स्कूलों में इंटरनेट की सुस्ती टीचर्स के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि स्कूल खुलने से आधा घंटा पहले टीचर्स के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना जरूरी है, लेकिन नेट की सुस्ती अटेंडेंस बनाने में रोड़ा बन रही है। इसमें ज़्यादा समस्याएं तो क्या है, दूर दराज के जो एरिया है वहाँ नेट पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और एक साथ जब सभी विद्यालय अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हैं। सरकारी स्कूलों में शाला दर्पण के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में टीचर्स को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन विभाग की ओर से इस परेशानी को जल्द ही दूर करने की बात कही गई है। सभी एक फिक्स टाइम पे हम जब शाला दर्पण खोलते हैं तो वो कुछ अभी फिलहाल शुरुआत में ये समस्या है, विभाग का कहना है कि बाद में ये समस्या दुरुस्त कर दी जाएगी। फिलहाल तो एक लोड तो आता ही है वेबसाइट पर कि हर जगह समस्या नहीं है, एकदम ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है उनमें समस्या है। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, हम तो बिल्कुल टाइम पे ऑनलाइन उपस्थिति कर देते हैं। पर सुना है, चर्चा में आया है कि हम कई बहुत ज़्यादा इंटीरियर स्कूल है उनमें ये समस्याएं देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। दूर दराज के स्कूलों में टीचर्स को नेट की सुस्ती से भले ही ऑनलाइन अटेंडेंस में परेशानी आ रही है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस लागू होने से न सिर्फ टीचर्स की लेट लतीफी पर लगाम लगने लगी है, बल्कि विभाग के सिस्टम में भी पारदर्शिता आने लगी है और टीचर्स की मौज मस्ती का टाइम अप हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं न्यूज़ 18 की खबर के असर की। जी हां, न्यूज़ 18 एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का दर्द दुनिया के सामने लेकर आया और अब इस महिला की मदद के लिए कई मददगार सामने आए हैं। विश्वास का दूसरा नाम न्यूज़ 18 राजस्थान। न्यूज़ 18 मतलब सामाजिक सरोकार। भरोसा हो तो न्यूज़ 18 राजस्थान जैसा। गरीब का दर्द न्यूज़ 18 का मंच। मिशन रानीवास असरदार मुहिम। जनता बोली थैंक यू न्यूज़ 18 राजस्थान। न्यूज़ 18 के माध्यम से मुझे रात को ही पता लगा, लाड़ी का वास ग्राम पंचायत में रानीवास है, वहाँ एक पीड़ित परिवार है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपका न्यूज़ के माध्यम से पता लगा, तो मैंने रात को ही एक ग्रुप बनाया, मिशन रानीवास। हम खबर ही नहीं, अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, सामाजिक सरोकार निभाते हैं, हर गरीब की आवाज बनते हैं, उनके दर्द का मंच बनते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, सच सामने लाते हैं, मुहिम चलाते हैं और अंजाम तक पहुंचाते हैं। जी हां, और जब मंच न्यूज़ 18 राजस्थान का हो तो फिर खबर का असर भी जोरदार होता है। न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बताया, हमको पता लगा, उस परिवार की सहायता हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। न्यूज़ 18 ने फिर सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक गरीब परिवार की आवाज बना। 80 साल की नहना देवी के परिवार की सच्ची तस्वीर दिखाई, उनके दर्द को दुनिया के सामने लाया। फिर क्या, मददगारों का सैलाब आ गया।
और देखते ही देखते लाखों रुपए मदद के लिए जमा हो गए। एक बूढ़ी अम्मा है, लगभग 75-80 साल की है। उसकी स्थिति कोई फ्रैक्चर हो गया, पाँव में तो चल नहीं पाती है। उसके 2 पोतियाँ हैं और 1 पोता है। छोटा पोता 4th क्लास में पढ़ता है, एक बेटी 7th में पढ़ती है और बड़ी ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो उस परिवार को सहायता देने के लिए मैं राष्ट्रीय मीणा महासभा की तरफ से हमने खूब प्रयास किया है। एक ग्रुप बना दिया, उसमें लगभग 1 लाख रुपए अब तक आ चुके हैं। मैंने मौके पे उसको 2100 रुपये नगद बच्ची को दे के आए हैं। उसका पे फ़ोन भी चालू करवाने के हमने बात कर ली है। सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए वहाँ ग्राम विकास अधिकारी आ गया था, मैंने उसको सारी योजनाएं बता दी है। केवल और तो मिल रही है, खाद्य सुरक्षा मिल रही है, पेंशन उसको मिल रही है। अब के प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार कर लिया है और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवेदन तैयार कर लिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सरकारी अमला भी जागा और पीएम आवास योजना और पालनहार योजना की औपचारिकता फटाफट पूरी कर ली गई। न्यूज़ 18 के माध्यम से रानीवास की महिला नैनी देवी के पौत्र और पौत्रियों को पालनहार योजना का लाभ देने के लिए पता लगा था। उस तत्काल हमने एसएसओ को भेज करके उनका पालनहार का फार्म पूर्ण करवा रहे हैं आज, और जल्दी इसको पालनहार योजना का लाभ मिल जाएगा। दरअसल दौसा के रानीवास गांव की रहने वाली नहना देवी के बेटे और बहू की किसी बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद इन पर 3 पोते पोतियों का भार आ गया था। इस परिवार को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला था, लेकिन जब न्यूज 18 ने इस खबर को मुहिम बनाया तो असर भी हुआ, मददगार भी आए, प्रशासन भी जागा और इस 80 साल के बुजुर्ग की टेंशन भी कुछ कम हुई। न्यूज 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद करेंगे बात ट्रांसजेंडर को लेकर सरकार की पहल की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज सचिवालय में राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के साथ एक अहम बैठक की। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़े फैसले का ऐलान हुआ। सराहनीय पहल, सम्माननीय फैसला, अन्य अलग नहीं। सामान्य सी दिखने वाली ये तस्वीरें एक बड़े बदलाव का गवाह हैं, ऐतिहासिक हैं। जी हां, गहलोत सरकार ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। गहलोत सरकार की बड़ी पहल, पुख्ता होगी ट्रांसजेंडर की पहचान, अलग से बनाए जाएंगे पहचान पत्र। गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। राज्य सरकार प्रदेश में रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से पहचान पत्र बनवाएगी, ताकि इस समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में आसानी हो। वैसे तो प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय की संख्या 1 लाख से अधिक है, लेकिन जनगणना के आधार पर राज्य में 16,517 ट्रांसजेंडर हैं। और हमने अब ये तय किया है आज की तारीख के अंदर कि हमारे जिला कलेक्टर्स को हम इस बात के निर्देश देंगे लिखित में कि जिला कलेक्टर स्तर पर इनके पहचान पत्र जारी किए जाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के मुताबिक राज्य में एकमात्र ट्रांसजेंडर को फीमेल कोटे से पुलिस में सरकारी नौकरी मिली है। पहले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शब्द था, लेकिन अब यह ट्रांसजेंडर हो गया है, इसलिए पहचान पत्र भी अलग से बनने चाहिए। पहले तो मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद ही दूंगी कि ये हमारे कमेटी के लिए सोच करके वापस बोर्ड का रिन्यूट हुआ, और जो आज हमने बातें रखी उन पे मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया कि वो जल्दी कार्रवाई पूरी होंगी। और जो बताने की जरूरत नहीं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन में सरकार की ये पहल उम्मीद का उजाला लेकर आएगी, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार साबित होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। बात करेंगे पिंक सिटी की। बहुत जल्द राजधानी जयपुर भिखारी मुक्त होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। पिंक सिटी में चलेगा महाअभियान।
भिखारियों का नहीं दिखेगा नामो निशान। भिखारी मुक्त जयपुर के लिए स्पेशल प्लान। पुलिस करेगी भिखारियों की धरपकड़। तैयारी पूरी है ताकि गुलाबी नगरी भिखारी मुक्त हो सके। प्लान तैयार है ताकि पिंक सिटी से भिखारियों का नामो निशान मिट जाए। महाअभियान है ताकि जयपुर की एक अलग तस्वीर दुनिया के सामने हो। हेरिटेज सिटी जयपुर को भिखारी मुक्त करने की कवायद। भिखारियों के लिए फ्रेंडली डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इनके संचालन का जिम्मा एनजीओ का होगा। पुलिस भिखारियों को पकड़कर फ्रेंडली डिटेंशन सेंटर्स को सौंपेंगी। फ्रेंडली डिटेंशन सेंटर भिखारी पुनर्वास केंद्र की तरह ही काम करेंगे, जहां भिखारियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था होगी। साथ ही यहां स्किल डेवलपमेंट तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले भिखारी को पकड़ने का काम होगा पुलिस का। जैसे हमारे जयपुर के चौराहे हैं, और जयपुर के चौराहों के अंदर भिखारी खड़ा रहता है, भीख मांगता है, गाड़ी को टक टक करता है। तो हमारा पुलिस का जो जवान है, चाहे वो वर्दी में रहे, कुछ हम कहेंगे कुछ बिना वर्दी के भी रहे। वर्दी दे करके तो भग जाएगा वो, तो कुछ व्यक्ति बिना वर्दी के भी 1-2 रहें, ताकि महीने 20 दिन के अंदर या तो ये जब एनजीओ उनको ले जाके एनजीओ छोड़ेंगे, तो या तो ये अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएंगे, अब तो मामला गड़बड़ है, तो यहाँ से भग जाएंगे। नहीं तो उनको पकड़ करके ले जाने का काम पुलिस का होगा। पुलिस को ले जा करके उस एनजीओ के जहाँ भी उन्होंने उस संस्था को चला रखा है, वहाँ पे उस एनजीओ के पास ले जाकर उनको छोड़ेंगे। संस्था का काम ये होगा कि उसकी खाने की, रहने की सारी सुविधाओं का काम होगा। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने बजट में जयपुर को भिखारी मुक्त करने की घोषणा की थी, और अब जयपुर को हेरिटेज सिटी में शामिल करने के बाद सरकार की चुनौती भी है जल्द से जल्द गुलाबी नगरी को भिखारियों से मुक्त करने की। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्लान तैयार किया है। फ्रेंडली डिटेंशन सेंटर्स के लिए सरकार 3 एनजीओ के साथ एमओयू करेगी और एनजीओ को सरकार प्रति भिखारी के हिसाब से पैसा देगी। हम ये सोच रहे हैं कि पहले एक बार आए तो सही, क्या वो भिखारी टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, क्या वो भिखारी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्या भिखारी के आजकल मैं आपको कहना चाहूँगा भिखारियों का भी एक गैंग बना हुआ है, और गैंग के ऊपर भी अपने अपने अलग अलग लोग हैं। तो वो भिखारी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देखना तो पहले तो हमारा काम एक है कि जयपुर को भिखारी मुक्त करें, चाहे वो यहाँ से भगें, चाहे हमारे एनजीओ के मार्फत उस जगह संस्था में आए। उसके बाद भी हम वो रहेंगे तो निश्चित तो स्किल डेवलपमेंट के आधार पर हम उनको आधार पर काम करेंगे। पहल अच्छी है शहर की सूरत के लिए। जब शहर की पहचान को सम्मान मिला है तो पिंक सिटी को भिखारी मुक्त बना सरकार शहर की सूरत बदलने की कवायद में जुटी है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं ट्रैफिक नियम का पालन करने की शपथ दिलाई गई, तो कहीं मेले के जरिए सड़क पर सावधान रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा की शपथ। ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे नहीं हम। शपथ शपथ शपथ। कहीं आंखों की जांच, कहीं मेले से जागरूकता। शपथ सड़क सुरक्षा की, शपथ खुद को सुरक्षित रखने की, शपथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की। तो सड़क पर देखकर चलें, आगे ही नहीं पीछे भी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़क सुरक्षा सप्ताह का यही मूल मंत्र है, इसलिए इस सड़क पर सब्र करें, सुरक्षित रहें। भरतपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन जागरूकता रथ निकाली गई। एसपी हैदर अली ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। एसपी ऑफिस से रवाना किए गए जागरूकता रथ को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में ले जाकर लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस मौके पर पुलिस कर्मियों और शहर के बाशिंदों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर परिवहन अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अलवर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन काली मोरी में प्राइवेट बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से आई चेकअप शिविर लगाया गया, जहां काफी संख्या में मौजूद
प्राइवेट बस ड्राइवर और कंडक्टर के आंखों की जांच की गई। इधर भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेले की शुरुआत की गई। मेले का उद्घाटन विधायक रामलाल जाट, कलेक्टर, एसपी और नगर परिषद के सभापति ने किया। मेले में गीत, संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। साथ ही कठपुतली नृत्य, चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। जागृति पैदा हो रही है। एक बहुत अच्छा काम यहाँ के प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार की योजना को बहुत अच्छी तरीके से लागू किया जा रहा है। लोगों की निश्चित रूप से जान बचेगी, अवेयरनेस आएगी। तो कई परिवार, हम सब की एक जिम्मेदारी बनेगी कि एक दूसरे को इस चीज़ के बारे में बताएं, अवगत कराएं। तो जान सबसे प्यारी चीज़ है, वो बच पाएगी। प्रदेश में 10 फरवरी तक अलग अलग शहरों में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो नियमों का पालन करें, सड़क पर सावधान रहें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। तो आप भी कसम खाइए, रफ्तार से नहीं, जान से प्यार करेंगे। खुद के साथ दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में चोरों की धमाचौकड़ी थम नहीं रही। दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि वो भगवान को भी बख्श नहीं रहे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली अलवर से, जहां बदमाशों ने भगवान के घर में सेंध मारी, और दूसरी भरतपुर से, जहां चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया। ये कलयुग नहीं तो क्या है, जो भगवान सबका दाता है, उस भगवान को भी चोर नहीं बख्शते। भगवान के चढ़ावे को भी ले उड़ा चोर। देख लीजिए कैसे चोर भगवान के यहाँ चोरी करते हैं और फिर कैसे आराम से लोगों के बीच होकर भी बचकर निकल जाते हैं। बस कैद हो जाती है तो वो करतूत जो भगवान के यहाँ की गई। अलवर में भगवान के घर चोरी से सब सन्न हैं। रात के सन्नाटे में शहर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया मंदिर में इस चोर ने चोरी की वारदात को बड़े आराम से अंजाम दिया। जब मंदिर बंद हो जाता है, घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ये चोर अपने मंसूबों को अंजाम देने निकलता है। इधर घूमता है, फिर मंदिर की ओर बढ़ता है। बाहर से दानपात्र में पैसे निकालने की मशक्कत करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। तभी ये कुत्ता सूंघता हुआ इस चोर के पास आता है, लेकिन भगवान का भक्त समझ आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस चोर की मंशा तो दानपात्र से पैसे चोरी करने की है। एक बार फिर पीछे हटता है, फिर इधर उधर टहलता है और फिर दानपात्र से पैसे निकालने के लिए मशक्कत करता है। काफी देर बाद अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। पैसे मिलते ही मंदिर से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन जाते जाते 3 सीसीटीवी कैमरों में ये चोर कैद हो जाता है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस शातिर चोर की तलाश कर रही है, जिसने भगवान के घर सेंध लगाई। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट। कानून को ताक पर रखकर अनाप शनाप कमाई करने वाले सुधर जाएं, क्योंकि सूबे की सरकार मुस्तैद है और किसी भी कीमत पर घपलेबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है। प्रदेश में कानून की अनदेखी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो अपनी हरकतों से बाज आएं या फिर कहीं और जाएं। करप्टों पर कार्रवाई की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, जबकि दूसरी जयपुर की। ये खाली कुर्सी उस घपलेबाज की है जो प्रशासनिक अमले को देखकर सिर पर पांव रखकर भाग गया है। महवा के सिद्धि विनायक लाइसेंस सेंटर से काफी समय से गड़बड़ियों की रिपोर्ट आ रही थी, जिस पर प्रशासनिक अमले ने ई मित्र केंद्र पर दबिश दी और वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। इसमें ओरिजिनल जाति मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबके। और क्या मिला है? और इसमें एनएफए लाभार्थियों के फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म, उनमें फ़ोन नंबर थे, तो उनको छुपाने के लिए उनको फाड़ के फेंका है। फिर यहाँ बड़ी मुश्किल से लोग बागों ने भी बचा किया है और वो भग गया ई मित्र वाला।
इधर जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो ने बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में एक फर्म पर दबिश देकर वहां से करीब 225 टन घटिया माल बरामद किया। ब्यूरो को सूचना मिली थी कि एमपी के स्टील कंपनी BIS स्टैंडर्ड के बगैर ही स्टील के एंगल और चैनल बना रही है, जबकि लोहा और स्टील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अधीन आते हैं, जिन पर ISI मार्क होना जरूरी है। ये जो फर्म है एमपी के स्टील बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में, ये बिना ISI मार्क के, बिना वैध लाइसेंस के ये उत्पाद बनाते हुए पाई गई। करीबन 225 मेट्रिक टन माल यहाँ से सीज हुआ है। सरकार का संदेश साफ है, कानून को ताक पर रखकर तिजोरी भरने वालों के दिन गुजर गए। अब या तो कानून को मानिए या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि करप्शन पर वार के लिए प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन जारी रहेगा तब तक जब तक कि करप्शन की जंग जड़ से खत्म न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात कर लेते हैं नकली किन्नरों की असली पिटाई की खबर बीकानेर के लुणकरणसर से है। हाथ जोड़कर मान मनुहार, पर बेअसर गई हर गुहार। नकली किन्नर असली पिटाई, किन्नरों ने की जमकर धुनाई। किन्नरों से धुनाई के बाद अक्ल आई, गुस्सा फूटा है। नकली पहचान पर नॉन स्टॉप पिटाई हो रही है। माजरा बताएंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि इनको पीटने वाले किन्नर हैं। चारों ओर खड़े किन्नरों से रहम की भीख मांगते, गिड़गिड़ाते दो युवक और तमाशी को मोबाइल में कैद करते लोग। तस्वीरें बीकानेर के लुणकरणसर की है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो सुनिए। पूरा मामला पहचान से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है। इन दोनों युवकों ने नकली किन्नर बनकर बधाई मांगी। भेद खुला तो इनकी शामत आ गई। असली किन्नरों ने इनको घेर लिया और फिर जो आपके सामने है। ये कानों को बाड़ी खोल रहे। किन्नरों की लानत मलानत कुछ देर और चलती, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस ड्रामे को खत्म कर दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए भले ही इस तमाशे पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन नकली किन्नरों की असली पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। लोग चटकारे लेकर इसे शेयर कर रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। नकली के भेद खुलने में भले ही देर लगती है, पर जब भी भेद खुलती है जमाने को बड़ा मजा आता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। बारां में गौवंश की तस्करी कर रहे एक शख्स को कथित गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा, उसे पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। गौवंश तस्करी का जाल, सड़क पर आरोपी की धुनाई। कब बाज आएंगे गौ तस्कर? 12 गौवंश को ट्रक से छुड़ाया। सड़क पर एक शख्स की डंडे से धुनाई, 3 लोग इसे जमकर पीट रहे हैं। युवक बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तीनों लोग इसे बख्शने के मूड में नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस युवक का कसूर क्या है, क्यों इसे सरेआम इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है? तो अपने सवाल के जवाब के लिए जरा इस दूसरी तस्वीर को देख लीजिए। ये पिकअप और इसमें भरे गौवंश इस युवक की पिटाई का कारण है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला गौवंश तस्करी से जुड़ा है। तस्वीरें 12 के सार्थल की हैं, जहां मिली सूचना पर कथित गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे एक पिकअप गाड़ी का पीछा कर इस युवक को दबोचा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर के पोखरण, जहां के रेतीले धोरों में मरुधरा की लोक कलाओं और संस्कृति का संगम लगा है। रेतीले धोरों पर रंगीलो रंग, आन बान और शान की छटा, थार में सांस्कृतिक संगम, मरु महोत्सव का महाआगाज। पधारो महारो देश। ये चमक धमक, ये शानो शौकत, ये हर्ष उल्लास सब कुछ है
रंग संग उमंग है, हो भी क्यों ना। 12 साल बाद मरु महोत्सव का आगाज जो हुआ है पूरे। और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त जयपुर। आप देख सकते हैं मेरे वतन के लोगों कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। ये कार्यक्रम अपने औपचारिक समय पर शुरू हो गया था। सीएम का इंतज़ार था, मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के, वो भी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दरअसल आज एक एमएलए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ मोरदिया, उनका हालचाल जानने के लिए पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल गए और उसके बाद अब सीधे बिरला ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कवि प्रदीप की याद में, स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन। लाइट बंद 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 चलो चलो आगे चला। सर अब आप सामने आओगे तो हम इतनी दूर है, सामने से हाँ हाँ सर अब आप सामने हो तो बताओगे हम दूर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन। चलना और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।